हाय फ्रेंड, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा वीडियो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, इस योजना के तहत आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6,000 रुपये आपको देखने को मिलते हैं आपके अकाउंट में, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। इस स्कीम की जो शुरुआत हुई थी वो 24 फरवरी 2019 को हुई थी कमर्शियली, लेकिन जो इफेक्ट में आया था 1/12/2018। जो इस स्कीम का मेन पर्पस है वो एक डायरेक्ट ट्रांसफर करना बेनिफिट को सभी किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर है। इसके अंदर सरकार आपको सालाना 6,000 रुपये देती है, जो कि 4 महीने के बाद आपको एक किस्त देखने को मिलती है। जैसे कि आपको अप्रैल से जुलाई के अंदर एक किस्त, अगस्त से नवंबर में एक किस्त, दिसंबर से मार्च तक के पीरियड के लिए एक किस्त, यानी टोटल आपको 3 किस्त मिलती है 2,000 रुपए की। ऐसे आपको सालाना 6,000 रुपए की ईयरली हेल्प आपको मिल जाती है। जो ये पेमेंट ट्रांसफर होती है वो डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर होती है आपके अकाउंट के अंदर। आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको वहां पे ऑनलाइन डिटेल्स फिल करनी होती है आपके बैंक की। जो भी अप्लाई कर रहा होता है उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन होगा और इसी के नाम से ही बैंक अकाउंट की डिटेल डलेगी। और जैसे ही आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो पैसा ट्रांसफर होगा। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? इसके अंदर वो किसान भारत का नागरिक होना चाहिए, वो किसी भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। पहले 2 हेक्टेयर वाले जो किसान थे सिर्फ उनको मिलती थी, लेकिन अभी सभी किसानों को इसमें शामिल कर दिया गया है, चाहे उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन क्यों ना हो। इसके अंदर जो भी अप्लाई करेगा किसान, उसके पास एक बैंक खाता होना चाहिए और उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है, आधार कार्ड तो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, फिर जो अदर डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी और भी डॉक्यूमेंट जो लिस्टेड हैं कैटेगरी में से आपको सेलेक्ट करके अपलोड करने होते हैं। जो ज़मीन का आपका रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट का विवरण देना होता है, यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। बैंक की पासबुक आपको अपलोड करनी होती है। ये स्कीम किस किस को नहीं मिल सकती है? इसके अंदर सबसे पहले ही जो पॉइंट है वो है जिसके पास इंस्टीट्यूशनल लैंड है, यानी मान लो कि किसी भी लैंड पे कॉलेज चल रहा हो, स्कूल चल रहा हो, तो उस तरीके के किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कुछ जो सरकारी पद पे हैं उनको नहीं मिलेगा। सरकारी पद भी इसके अंदर कुछ डिफाइंड है। 4th क्लास के कैटेगरी को छोड़ के, एमटीएस क्लास के कैटेगरी को छोड़ के जितने भी कर्मचारी हैं अपर लेवल के हैं वो सब इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भूतपूर्व या फिर वर्तमान मंत्री है, राज्य मंत्री है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के अंदर जो भी काम करते हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ वो ले सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, तो मल्टीटास्किंग 4th क्लास के अंदर के कोई कर्मचारी है उन सबको छोड़ के कोई भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकता है। अगर किसी की पेंशन आ रही होती है तो मासिक पेंशन उसकी 10,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर 4th क्लास के अंदर बात करें तो, क्योंकि 4th क्लास के जो एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ वो ही इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। और उनके अगर मासिक जो पेंशन है वो 10,000 से ऊपर है तो वो भी नहीं उठा सकते हैं। और जो नॉर्मल अगर लोग हैं, अगर वो ITR फाइल करते हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, और फिर इसके बाद कोई सी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो काम कर रहा है और उनकी अगर सैलरी अच्छी है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको KYC कराना मैंडेटरी है। बिना KYC कराए आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। बेनिफिट किस हिसाब से कैलकुलेट करे जाते हैं किसी फार्मर के लिए, इसके अंदर साफ साफ डिफाइन करा गया है। पहला पॉइंट के अंदर है 5.1 जो पॉइंट है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा फैमिली को सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके लैंड के रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसके अंदर उनको एक्सेप्शन मिला है जो कि नॉर्थ ईस्ट या फिर झारखंड से बिलोंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि 1 फरवरी 2019 तक जिनके लैंड के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं और उन्होंने कोई भी चेंजेस अगले 5 साल तक वो उस लैंड के रिकॉर्ड में नहीं करा सकते। मान लो कि किसी का नाम अनिल कुमार था, अगर वो एक्सपायर हो गया है तो नेम चेंज अगर नहीं कराया है आपने तो उनको बेनिफिट मिलता रहेगा। और उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम अगर आप 5 साल तक के अंदर कराना चाहते हैं और आपने अगर करा लिया तो इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी ऑनर उस डेट तक रहा होगा 2019 तक, 1 फरवरी 2019 तक, और उसके अंदर ऑनरशिप के अंदर 5 साल तक के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं करा पाएंगे। अगर आप कराते हैं तो इस स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दिस डेट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ कल्टीवेबल लैंड। अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो इसका मतलब यह है जो कृषि योग्य भूमि है, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है सिर्फ और सिर्फ डेथ केस के अंदर, मान लो कि कोई भी पर्सन था उसकी डेथ होगी और वो बेनिफिट इस स्कीम का ले रहा था। अब ऑनरशिप अगर ट्रांसफर हुई है विद इन फैमिली हुई है, लीगल हेयर्स के अंदर हुई है, तो
वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। अभी भी ओनरशिप चेंज भी हुई है, तो सिर्फ अगर इस पीरियड के अंदर आपने कराई है तो तभी वो लोग इस केस के अंदर कंसिडर करे जाएंगे, नहीं तो नहीं करे जाएंगे। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पीएम किसान निधि वाले पोर्टल पे जाना होगा। इसके लिए आपको किसी वेब ब्राउजर पे पीएम किसान निधि लिखना होगा। जैसे आप एंटर मारते हैं, सबसे पहले ही वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको फार्मर्स का कॉर्नर मिलेगा। इस वाले सेक्शन में आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे वो वाले लोग क्लिक करेंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पे वो लोग क्लिक करेंगे जो कि शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। अब अगर आप रूरल क्षेत्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद फिर आपका आधार नंबर, आपका आधार पर जो रजिस्टर है, मोबाइल नंबर वो, और आपका जो स्टेट, जिस स्टेट के अंदर आपकी लैंड है वो स्टेट चूज़ करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वही आप फिल करना है जो आपका आधार के अंदर रजिस्टर मोबाइल नंबर है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी को फिल करना है। फिर इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको दोबारा कैप्चा फिल करना है और आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है आपने वो ओटीपी फिल किया। फिर इसके बाद वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर ब्लॉक के अंदर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। विलेज के अंदर आपको विलेज सेलेक्ट करना है। फार्मर का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आधार से ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर आती है। हमने यहाँ पे कोई मैनुअली नाम नहीं डाला है। यहाँ पे आधार से ऑटो डाटा फिल हुआ है। जेंडर भी डायरेक्ट आपका फैच हुआ है। कैटेगरी के अंदर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका सिलेक्शन आप करेंगे। फार्मर टाइप के अंदर आप जब क्लिक करते तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, स्मॉल -2 HA। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अदर वाले पे नहीं चूज करना है। एड्रेस में आपका डायरेक्ट एड्रेस ऑटो पॉपुलेट होकर आता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑटो फैच मिलती है क्योंकि जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तो आधार सर्वर से ये डाटा आपको रिट्रीव करके दे देता है। आधार नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका एड्रेस हो गया, फादर या फिर हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो आपको राशन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करना है। एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान धन योजना, अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस पे करेंगे, अदरवाइज नो। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है भरने के लिए वो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। जो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस स्कीम का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर लैंड का रजिस्ट्रेशन आईडी गलत है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है? इसके लिए आपको, जैसे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो भूलेख यूपी लिखना होगा। इसके बाद आपको भूलेख वाले वेब लिंक पे क्लिक करना होगा। सबसे पहला ही जो लिंक है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें, इस पर आपको क्लिक करना है। कैप्चा में आपको कैप्चा फिल करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जनपद में आपको जनपद को चूज करना है। तहसील जो आपको पड़ता होगा वो तहसील चूज करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना गांव चुनना है, ग्राम चुनना है। ग्राम चुनने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ हिंदी के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। आपका जो भी नाम, जो भी गाँव का नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है उसको आपको चूज करना है। ये शॉर्टकट तरीका है आपके गांव के नाम को सर्च करने का। फिर आपको यहाँ पे गांव के नाम को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको, अगर आपको खसरा नंबर, गाटा नंबर पता है या खाता नंबर पता है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका गाटा नंबर क्या, खाता संख्या क्या है, तो आप यहाँ पे खातेदार के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे खातेदार के नाम पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको उस पर्सन का नाम फिल करना होगा। सपोज करो उस पर्सन का नाम जो भी है उसके नाम को आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर खोजो पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उस नाम से रिलेटेड आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेंगे। अगर आप कंफर्म है तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे मल्टीपल जो नाम आपको दिखाए गए हैं उस पर क्लिक करके आपको सर्च करना पड़ेगा। सपोज करो कि अगर ये मेरा लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर यही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद उदाहरण देखे पे क्लिक करना होगा। फिर कैप्चा में कैप्चा फिल करना है। जैसे पूरी डिटेल ओपन होके आती है फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आपका खाता संख्या। खाता संख्या क्या है? जो ये है खाता संख्या आपका लिखा हुआ है 00346, ये आपका खाता संख्या होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में खसरा या गाटा संख्या। तो जैसे कि यहाँ पे 44 है, अगर यही है तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर आपको कैप्चा फिल करना होगा, सबमिट करना है। फिर इसके बाद आपको दोबारा वही डिटेल सर्च करनी है। जनपद में आपको जनपद सेलेक्ट करना है, तहसील में तहसील, ग्राम में आपको अपना ग्राम चुनना है। जैसे कि हमने अपना जो रिकॉर्ड वहाँ पे सर्च करा, मेरा खसरा नंबर 44 था तो यहाँ पे खसरा और गाटा संख्या द्वारा खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर हमारा जो खसरा नंबर था 44 था, तो अब यहाँ पे मैनुअली नहीं टाइप कर सकते हैं,
यहाँ पे आपको जो दिया हुआ कीबोर्ड है इनका ही यूज़ करना है। 44 आपको यहाँ पे टाइप करना है, फिर खोजे बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद जो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, जो ये सीरीज पूरी आ रही है, ये आपका लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर है। यही लैंड रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी करना है, फिर आपको वापस अपने फॉर्म में जाना है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी किया, फिर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में पेस्ट मारना है। फिर यहाँ पे आपको लैंड के डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिंगल और जॉइंट में सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप इस प्रॉपर्टी के यानी इस लैंड के सिंगल ऑनर है तो सिंगल, अगर जॉइंट ऑनर है तो जॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी हमारे केस में सिंगल ऑनर है। फिर इसके बाद हमें ऐड बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी की डिटेल हमें फिल करनी होगी। अब यहाँ पे आपको खसरा नंबर में खसरा नंबर, खाता संख्या में खाता संख्या, एरिया, ये सब आपको देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पे भरना है। ये सारी डिटेल्स आपको भूलेख वाले डिटेल्स में जब उदाहरण वाले ऑप्शन पे आप गए थे तो आपको वहाँ पे देखने को मिला था, वही चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे कि ये चीज़ आपको मैं सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से ही देख के आपको सारी चीज़ें देख के ही भरनी है। एरिया आपका हेक्टेयर में आएगा, और जो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड आपका ओपन हुआ था वहाँ से ही देख कर आपको फिल करना है। अब यहाँ पे आपको लैंड ट्रांसफर स्टेटस बिफोर और आफ्टर, अगर आप इस लैंड के जो ऑनर थे वो 2019 से पहले थे या फिर बाद में थे, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन चूज करना है। अगर आप उस लैंड के ऑनर 2019 के बाद हुए हैं तो आफ्टर वाले पे, अगर पहले हुए हैं 2019 से तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर जो लैंड आपकी ट्रांसफर हुई है किस हिसाब से हुई है, जैसे कि एक होता है लीगल हेयर के अंदर डेथ ऑफ हस्बैंड, डेथ ऑफ फादर, एंसेस्टर लैंड यानी विरासत में आपको मिली है, परचेज ऑफ लैंड, आपने लैंड को खरीदा है, गिफ्ट यानी गिफ्ट डीड के हिसाब से आपको मिली है, लैंड ग्रांट अलॉटमेंट यानी आपको अलॉटमेंट के थ्रू अलॉट हुआ है। तो अलॉटमेंट के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको अलॉट करती है, तो इस वाले लैंड ग्रांट अलॉटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब भी सपोज करो कि किसी की प्रॉपर्टी थी, मान लो कि फैमिली से ही थी, डेथ हुई किसी की फादर की उनके, तो वहाँ से आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो यहाँ पे आपको लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स के अंदर डेथ ऑफ फादर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लैंड डेट यानी इसके अंदर आप कब से कृषि कर रहे हैं उसकी ये डेट यहाँ पे आपको फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला एक सेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो भी आपका लैंड का रिकॉर्ड हमने भूलेख वाले वेबसाइट पे देखा, आपको पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ बनाने के बाद फिर उसको उस फाइल को चूज करके फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा छूट गया था, आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर, आधार नंबर। अगर कोई भी प्रीवियस ओनर है तो उसका आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना मैंडेटरी है। जैसे आप पूरी डिटेल फिल कर देते हैं, जैसे खाता नंबर के अंदर खाता नंबर, खसरा नंबर में खसरा नंबर, एरिया और लैंड ट्रांसफर स्टेटस, लैंड ट्रांसफर डिटेल्स, लैंड कब से खेती योग्य आप यूज़ कर रहे हो, और जिसका पट्टा जो भी है यस या नो आपके नाम पे है, यस या नो ये आपको फिल करना है। फिर इसके बाद प्रीवियस ओनर जो था उनका आधार नंबर आपको फिल करना है, और फिर इसके बाद आपको जो आपकी प्रॉपर्टी है ऑनलाइन भूलेख से आपने जो रिकॉर्ड आपने सर्च करा था उसका पीडीएफ आपको बना के 200 KB के अंदर बनाना है। फिर उसी फाइल को चूज फाइल में जाके आपको अपलोड करना है। फिर इसके बाद ऐड बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक कर देते हैं तो वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है। फिर इसके बाद फाइनली आपको दोबारा सेव बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और जो आपकी फार्मर आईडी थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो अगर आपको देखना है उसके लिए आपको दोबारा फिर फार्मर कॉर्नर में आपने यहाँ पे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन किया था उसके जस्ट राइट साइड पे स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार नंबर में आपको आधार नंबर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, फिर सर्च बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको फार्मर की डिटेल पूरी देखने को मिल जाती है। आपने जो आधार नंबर फिल किया था वो फार्मर का नाम आ जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाता है, ब्लॉक कौन से ब्लॉक से आपने अप्लाई किया, कौन से स्टेट से अप्लाई किया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका था, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, और फिर यहाँ पे आपका स्टेटस दिखाई दे रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। यानी इसके अंदर आपका जो स्टेटस है फाइनली कम से कम 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने तक आपका पेंडिंग हो सकता है, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। जैसे इस पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है फिर इसके जो यहाँ पे स्टेटस अभी दिख रहा है वो चेंज होकर एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्शन आ जाएगा। अगर एक्सेप्टेड है फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल पे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया तो आपको रीजन फॉर रिजेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो यहाँ पे जो रीजन आपको देखने को मिलेगा उसके हिसाब से ही दोबारा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और अप्लाई दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आपने देखा कि हम किस तरीके से पीएम किसान निधि
निधि योजना के अंतर्गत हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको जैसे पता ही है, ईयरली आपको 6,000 रुपये और हर 4 मंथ के बाद आपको एक किस्त मिलती है, जो कि किस्त आपके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही आपको देखने के मिलेगी। तो जैसे ही आपका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो इसके बाद आपको आपके बैंक अकाउंट डिटेल को फिल करने के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और फिर आपको याद रहे फिर आपको केवाईसी भी करना मैंडेटरी है। सरकारी योजनाओं से रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी अगर देखनी है तो मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।